हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम आएंगे क्लाइमेटोलॉजी के ही अपने अगले टॉपिक प्रेशर बेल्ट्स एंड प्लानिटरी इवेंट्स पर। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आई थिंक प्रेशर बेल्ट्स एंड प्लानिटरी इवेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक बेसिक सी डेफिनेशन हम सभी को पता होती है। डेफिनेशन ना भी पता हो तो हमें कॉन्सेप्ट पता होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर नॉर्मल प्रेशर होता क्या है। इसमें बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि ड्यू टू ग्रेविटी द एयर एट द सरफेस इज डेंसर एंड हेंस हैज़ हायर प्रेशर, और लोअर एटमॉस्फेयर में द प्रेशर डिक्रीजेज रैपिडली विथ हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाते हैं लोअर एटमॉस्फेयर में, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरता जाता है। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। विंड की डायरेक्शन और वेलोसिटी हम सभी जानते हैं। एक कॉमन सा फैक्ट है कि विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड की डायरेक्शन हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगी। इन एनी सर्कमस्टांस, हर सर्कमस्टांस में ये फैक्ट हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करेगी। अब जो हमारी विंड होती है उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन को तीन फैक्टर्स मेजरली कंट्रोल करते हैं। ये तीन फैक्टर हमारे हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूसेस अ फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट इज अ डिफरेंस इन प्रेशर ओवर अ डिस्टेंस। हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक एग्जांपल के साथ इसे देखते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इसका प्रेशर है 1000 मिलीबार, इसका प्रेशर है 1000 मिलीबार, और ये है बी, इसका है 940 मिलीबार। अब हमारा जो विंड का मूवमेंट होगा दैट वुड बी फ्रॉम 1000 मिलीबार टू 940 मिलीबार। अब इन दोनों ए एंड बी, इन दोनों के बीच का प्रेशर का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, इन दोनों के बीच की विंड स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। यही हमारा होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। यहाँ पर खास चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि द फोर्स इज स्ट्रॉन्ग व्हेन आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर। द फोर्स इज स्ट्रॉन्ग व्हेन आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर। चलिए अब हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन के बारे में हम सभी जानते हैं, फ्रिक्शन के बारे में हमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। इट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द विंड, ग्रेटेस्ट एट द सरफेस होगा, ओवर द सी सरफेस द फ्रिक्शन इज मिनिमल। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, हालांकि कोई ऑब्वियस सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। कोरियोलिस फोर्स, द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड। परहैप्स विंड की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है। खास बात यह है कि कोरियोलिस अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, जबकि अर्थ की रोटेशन की वजह से जनरेट होने वाला ये एक फोर्स है। कोरियोलिस के बारे में हमें ध्यान ये बात रखनी है कि कोरियोलिस का जो इफ़ेक्ट होता है उसके चलते नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्लो करने वाली विंड्स अपने डायरेक्शन से राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली विंड्स अपनी डायरेक्शन से लेफ़्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ विंड किधर से किधर जा रही है। इफ़ वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्लो कर रही है तो वो अपने से राइट में डिफ्लेक्ट होगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो अपने से लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगी। खास बात यह है कि द डिफ्लेक्शन इज़ मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज़ हाई। और इसमें एक और पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है इट इज़ हाईएस्ट एट द पोल्स और एब्सेंट एट द इक्वेटर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, और मैक्सिमम एट पोल्स एंड एब्सेंट एट इक्वेटर। तभी इक्वेटर में बहने वाले डोलड्रम्स बिना किसी डिफ्लेक्शन से वेस्ट टू ईस्ट की ओर फ्लो करते हैं। यह हम आगे की ओर देखेंगे। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। विंड सर्कुलेशन। ओवर लो प्रेशर एरिया द एयर विल converge and rise. Over high pressure area the air will subside from above and diverge at the surface. ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है। लो प्रेशर एरिया पर हमारा क्या होता है, हीटिंग होती है,
जब हीट होती है तो हवा हीट होकर के ऊपर की ओर राइज करती है क्योंकि हवा हल्की हो जाती है। ऊपर की ओर राइज करने वाली एयर कहलाती है असेंडिंग एयर, और हाई इन दी एटमॉस्फेयर जाने के बाद हवा ठंडी होकर के डाइवर्ज करती है। हवा से डाइवर्ज करेगी दोनों डायरेक्शन में। फिर ये कहीं जाने के बाद धीरे धीरे और ठंडी होने के बाद हवा सिंक करेगी, नीचे आएगी। नीचे आते आते ये हवा फॉल करेगी और ये फिर से नीचे आने के बाद डाइवर्ज करेगी। जहाँ पर ये हवा गिरेगी ठंडी होकर के वो बनेगा हाई प्रेशर एरिया, और जहाँ से ये हवा उठी थी वो बनेगा लो प्रेशर एरिया। फिर से ये एक सर्कुलेशन बनेगा कि यही जो हवा यहाँ पर लो प्रेशर पर, सिंस ये यहाँ की हवा ऊपर जा रही है तो यहाँ पे एक वॉइड बन चुका है, तो हाई प्रेशर की ओर से फिर से एक हवा आएगी इस वॉइड को भरने के लिए, और जैसे ही वो हवा यहाँ पे आएगी ये गर्म होकर के फिर से ऊपर की ओर राइज करेगी। यही होता है एक नॉर्मल विंड सर्कुलेशन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट। इसमें हमें ध्यान रखना है कन्वर्जेंस ऑफ एयर एंड डाइवर्जेंस ऑफ एयर। लो प्रेशर में हमें देखने को मिलेगा कन्वर्जेंस ऑफ एयर एंड हाई प्रेशर में हमें देखने को मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ एयर। प्लानिटरी या फिर परमानेंट विंड्स वो होती हैं जो एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड की ओर बहती हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन एयर प्रेशर। प्लानिटरी या फिर परमानेंट विंड्स इन्हें कहते हैं। इन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और ये साल भर ऐसे ही फ्लो करती रहती हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। ये देखिए, इस फिगर में आप देख सकते हैं कुछ प्लानिटरी विंड्स, कुछ क्या सारी ही प्लानिटरी विंड्स। ये ऊपर ये पर्टिकुलर प्रेशर बेल्ट्स हैं जिन्हें अभी हम आगे आकर के देखेंगे। ये प्रेशर बेल्ट्स हैं और ये लैटिट्यूडनल डिफरेंस की वजह से बहने वाली विंड्स हैं। ये हैं वेस्टर्लीज। अब इनमें आप ध्यान रखने वाली बात यह है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर ये पूरा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ है ये साउथ है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये विंड जाना इन्हें ऐसे है, लेकिन ये कोरियोलिस की वजह से अपने डायरेक्शन से राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर रही हैं। ध्यान रखिएगा आप, जितनी भी विंड्स हैं। ये हो गई वेस्टर्लीज। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड को आना ऐसे है लेकिन फिर से वो राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगी, ये आप देख सकते हैं। सिमिलर सदर्न हेमिस्फीयर में भी आप देख सकते हैं अपने से लेफ़्ट की ओर विंड्स डेविएट कर रही हैं। तो ये हो गई हमारी वेस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, ये सारी विंड्स हैं जिन्हें अभी हम आगे चल के देखेंगे। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक द प्रेशर बेल्ट्स पर। चलिए फिर प्रेशर बेल्ट्स को शुरू करते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, पहली प्रेशर बेल्ट जो हमें देखनी है, एक्सटेंड्स फ्रॉम 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। इन नॉर्दर्न समर्स इट एक्सटेंड्स अप टू 20 डिग्री नॉर्थ इन अफ्रीका एंड एशिया, जबकि सदर्न समर्स में, यानी कि जब सूरज हमारा कैप्रिकॉन पर शाइन कर रहा होता है, तो ये 10 से 20 डिग्री साउथ की ओर शिफ्ट हो जाती है। खास बात यह कि ये एक थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट होती है, यानी कि सूरज की पोजीशन का इस बेल्ट पर असर पड़ता है और ये सूरज की गर्माहट की वजह से प्रोड्यूस बेल्ट होती है। इस बेल्ट में खास चीज़ ये है कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आपस में आकर ये कन्वर्ज करती हैं, और इस जोन को हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। reaches up to an altitude of 14 किलोमीटर and moves towards the poles। और इस खास चीज़ ये होती है कि ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो होता है, इसके बीच में काम विंड्स बहती हैं जिन्हें हम डोल्ट्रम्स बोलते हैं। ये बहती हैं वेस्ट टू ईस्ट की ओर। ये आप इस मैप में देख सकते हैं, ये हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आपस में कन्वर्ज कर रही हैं और इधर ऐसे की ओर डोल्ट्रम्स हमारी बहती हैं। सब ट्रॉपिकल हाई, हमारी अगली बेल्ट है सब ट्रॉपिकल हाई। खास बात यह कि 25 से 35 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर्स, और ये थर्मली नहीं जबकि एक डायनामिकली इंड्यूस्ड बेल्ट है। हमें खास बात ये ध्यान रखनी है कि इट इज़ अ डायनामिकली इंड्यूस्ड बेल्ट। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द सिंकिंग ऑफ विंड एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। अभी आगे चल के हम एक डायग्राम के थ्रू इसका फॉर्मेशन देखेंगे। खास चीज़ इसमें यह ध्यान रखनी है कि इस जोन में एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं दैट कॉज स्टेबिलिटी एंड ड्राई कंडीशंस, और यही रीज़न है कि हमें 25 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ बेल्ट में काफ़ी सारे हॉट डेजर्ट्स क्यों देखने को मिलते हैं। अब एक खास बात यह हमें ध्यान में देनी है कि दो तरह की कंडीशंस होती हैं, साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, साइक्लोनिक एंड एंटी साइक्लोनिक।
साइक्लोनिक कंडीशन में हमें काफ़ी अनस्टेबल एटमॉस्फेयर देखने को मिलता, अनस्टेबल वेदर देखने को मिलता है, जहाँ ढेर सारी रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन, थंडरस्टॉर्म, ह्यूमिड एंड फास्ट विंड्स ब्लो करती हैं। जबकि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में काफ़ी एक स्टेबल और शांत सा ड्राई सा माहौल बना होता है। इसके साथ ही साथ दे आर ऑल्सो नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड एंड इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस बेल्ट। ध्यान रखने वाली बात है कि यह बेल्ट एक कंटिन्यूस बेल्ट नहीं, जबकि पैचेस में मौजूद होती है। अच्छा, ये हम जितनी भी बेल्ट्स देखेंगे, कुछ बेल्ट्स, ये सारी ही सदर्न हेमिस्फीयर में हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलेंगी इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ड्यू टू द मोर प्रेजेंस ऑफ ओशन एंड लेस प्रेजेंस ऑफ लैंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो अब हम देखते हैं इन प्रेशर बेल्ट्स का फॉर्मेशन। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, एक मिनट, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ये बेल्ट है हमारी इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, काफ़ी सारी हीट जनरेट होती है, जिस वजह से हवा इसके कांटेक्ट में आने पर गर्म होती है और ऊपर की ओर राइज करती है। ऊपर की ओर हमारी हवा जब राइज करेगी तो धीरे धीरे एक स्टेज पर आने के बाद हवा हमारी ठंडी होगी और ठंडी होने के बाद वो डाइवर्ज करेगी। डाइवर्ज करने के बाद वो जैसे जैसे एयर इधर की ओर पोल्स की तरफ बढ़ेगी, धीरे धीरे उसकी वॉल्यूम घटती जाएगी और उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी और हवा सिंक करने लगेगी। इस तरह से हमारी हवा सिंक करेगी। सिंक करने के बाद ये जहाँ पर गिरेगी ठंडी होकर के, वहाँ पर ये एक हाई प्रेशर का फॉर्मेशन करेगी। ध्यान रखिएगा कि कंपैरेटिवली ये एक हाई प्रेशर होगा, ज़रूरी नहीं कि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा हो, एक कंपैरेटिव हाई प्रेशर का डिफरेंस होगा। अब देखिए यहाँ पर है लो प्रेशर और इधर है हाई प्रेशर, और हमने पहले भी देखा है एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये इस तरह से दोनों ही हेमिस्फीयर्स में एक सर्कुलेशन बन जाएगा विंड का। ये एक साइकिल बन जाएगी, ऐसे एक साइकिल ये बनेगी और एक साइकिल ये बनेगी। ये जो हमारी ऊपर लो प्रेशर से ऊपर उठने वाली विंड जहाँ पे गिर रही थी, सिंक हो रही थी, उस जोन में बनेगा ये हमारा ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई। चलिए अब देखते हैं अगली प्रेशर बेल्ट को। हमारी अगली प्रेशर बेल्ट है सब पोलर लो। सब पोलर लो के बारे में कुछ पॉइंट्स ये हैं, 35 से 60 डिग्री के बीच में, नॉर्थ साउथ दोनों में होती है। इट इज़ नॉट अ थर्मली इंड्यूस्ड, अगेन दिस वन इज ऑल्सो अ डायनेमिकली इंड्यूस्ड बेल्ट। रीजन्स फॉर फॉर्मेशन इसके क्या हैं? सरफेस एयर स्प्रेड आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस जोन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड लो प्रेशर इज कॉज्ड। यानी कि ये हमारी अर्थ का जो रोटेशन होता है, यहाँ पर अर्थ रोटेट करती है तो हवा को सरफेस से दूर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दूर फेंकती है। तो हवा जब ऊपर की ओर दूर जाएगी तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक लो प्रेशर बनने लगेगा। इसके साथ ही साथ कुछ वार्म मोशन करंट्स हैं, जैसे कि क्यूरोशियो जापान के पास जो बहती है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट और गल्फ स्ट्रीम। ये तीनों वार्म मोशन करंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर रीजन में वार्म वाटर को लेकर के जाती हैं और एक लो प्रेशर बनता है। ये पॉइंट, ये तीन करंट्स हैं, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, क्यूरोशियो और गल्फ स्ट्रीम। ये तीनों करंट्स आपको ध्यान रखनी है। हम आगे चल के करंट्स का भी एक वीडियो देखेंगे। खास बात यह है कि इट इज़ मोर डेवलप्ड एंड रेगुलर इन सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ ओशन। ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। और हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हमें ग्रीनलैंड और आइसलैंड के आसपास या फिर एनाटोलियन आइलैंड्स में वेल डिफाइंड लो प्रेशर सेंटर्स के तौर पे मौजूद मिलती है। चलिए देखते हैं अपनी अगली बेल्ट को। हमारी अगली बेल्ट है पोलर हाई, प्रेजेंट एट पोल्स थ्रू आउट द ईयर, बोथ थर्मल एंड डायनेमिक फैक्टर्स एक्ट आउट। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पोल्स पर हमेशा ही इतनी ठंड होती है कि इस बेल्ट का कोई खास असर नहीं पड़ता, इस बेल्ट पर कोई खास नहीं असर पड़ता है सन के मूवमेंट का।
ये हमारी बेल्ट्स बनी हुई हैं, ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये हमारी बेल्ट्स बनी हुई हैं और ये हैं वो विंड्स और उनका मूवमेंट जो कि कोरियोलिस की वजह से उनके डायरेक्शन में डेविएशन हो रहा है। अब चलिए हम देखते हैं 3 सेल्स को, हेडली, फेरल और पोलर सेल। अब ये एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है किस तरह से हमारी प्रेशर बेल्ट्स फॉर्म होती हैं और किस तरह से ये जो 3 सेल्स की हमने बात की थी उनका निर्माण होता है। तो हम सभी देख सकते हैं इक्वेटोरियल लो पर पहले एयर कन्वर्ज कर रही है, फिर एयर ऊपर होकर के डाइवर्ज कर रही है। ये जो एक साइकिल बन रही है, ये पहली साइकिल जिसे हम हेडली सेल बोलते हैं। इसके बाद फिर से यहाँ पर सब पोलर लो पर गर्म हवा ऊपर की ओर उठ रही है, सेम प्रोसीजर होगा, ऊपर जाने के बाद डाइवर्ज आउट करेगी, फिर नीचे आकर के हवा एक कन्वर्ज करके एक साइकिल का निर्माण करेगी। ये जो एक साइकिल बनती है इसे बोलते हैं हम फेरल सेल, और जो तीसरी साइकिल या फिर सेल बनती है जिसे हम बोलते हैं पोलर सेल। तो ये 3 सेल्स का निर्माण होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर पर, हवा के राइज करने पर और ऊपर ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज में जाकर के डाइवर्ज करने पर, और यहाँ सब पोलर लो में हवा के राइज करने पर और मिडिल लैटिट्यूड ट्रोपोपॉज में डाइवर्ज करने पर इन 3 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा यहाँ पे पोलर हाई है, ये हमारा सब पोलर लो, सब ट्रॉपिकल हाई, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसी तरह से सेम फिनोमेना ही हमें सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं अब हम अपने अगले सेगमेंट प्रीलिम्स टूल किट पर। हमारा पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। पहला स्टेटमेंट, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। दूसरा स्टेटमेंट, प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग व्हेन द आइसोबार्स आर अपार्ट। तो अपना सही आंसर आप सभी चूज करें। चलिए, इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है, प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर आइसोबार्स आर क्लोज जब प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग। सो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 2, रिगार्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्रेटेस्ट इन हाई अल्टीट्यूड, ओवर द सी फ्रिक्शनल फोर्स इज मिनिमम। अब तक आई होप आप सभी के आंसर्स आ गए होंगे। इसमें भी पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए अब कोरियोलिस पर। इन सदर्न हेमिस्फीयर इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू इट्स लेफ्ट एंड कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ विंड। एंड थर्ड, कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये था हमारा क्वेश्चन। तो आई थिंक अब तक आप सभी के आंसर्स आ चुके होंगे। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है, सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ़्ट में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट में हवाएं टर्न करेंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये भी सही है। और हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी सही ही है, एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, पैटर्न ऑफ प्लानिटरी विंड्स डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। स्टेटमेंट है हमारे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, रोटेशन ऑफ अर्थ, माइग्रेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट्स फॉलोइंग अपरेंट पाथ ऑफ द सन। तो इसमें हमारे तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। इसका सही आंसर है 1, 2 एंड 3। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विथ रेफरेंस टू ITCZ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ITCZ की बात हम कर रहे हैं। लो प्रेशर जोन वेयर winds from tropics converge, raises up to 14 km in troposphere, reaches land surface near equator as easterlies, the zone of convergence of easterlies from either side of the equator. आई थिंक अब तक आप सभी के आंसर्स आ चुके होंगे। ये बात तो बिल्कुल ही सही है, लो प्रेशर जोन होता है और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आपस में आकर के कन्वर्ज करती हैं, और ये 14 किलोमीटर वाला फैक्ट भी सही है, तो इसमें डी तीनों सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट
ट्रेन टू मेंस की ओर। इसमें आज का हमारा क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द थर्मल एंड डायनामिक प्रोसेसेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट अक्रॉस द प्लैनेट। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, अपना टाइम आराम से आप इस पर विचार करें और फिर थोड़ा थोड़ा आप इस पर सोचना शुरू करें। एंड आई होप अगर आपके इस वीडियो से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं तो आप ये आंसर ज़रूर लिख लेंगे। एंड इन केस आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।